नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आज मेरे साथ हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, जिनसे बात करेंगे केंद्रीय बजट 2026-27 में स्वास्थ्य क्षेत्र को दी गई प्राथमिकताओं पर। हम बता दें कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए कुल आवंटन 1,06,530.42 करोड़ है, जो 2025-26 के संशोधित अनुमानों से लगभग 10% अधिक है। अगर 2014-15 की बात करें तो 2014-15 के बजट से 194% से अधिक की संचयी वृद्धि दर्शाता है। ये बजट संचयी वृद्धि वो होती है जिसमें समय के साथ मूल्य, आकार या मात्रा में क्रम से वृद्धि होती है, जहां पिछली वृद्धि के साथ नई वृद्धि भी जुड़ती जाती है। जी हाँ, बजट 2026-27 में स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता देने के पीछे सरकार की मुख्य सोच क्या है? क्या स्वास्थ्य बजट में बढ़ोतरी को भारत की दीर्घकालिक मानव पूंजी निवेश रणनीति से जोड़कर देखा जा सकता है? आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत प्रशंसा हो रही है और विशेष रूप से स्वास्थ्य क्षेत्र को जिस तरीके से आवंटन दिया गया है, उस पर फोकस रखा गया है, उसको लेकर लोगों में एक खुशी की लहर है और माना जा सकता है कि स्वस्थ भारत की दिशा में ये एक बहुत बेहतर बजट है। तो जो एक दीर्घकालिक रणनीति है मानव निवेश की सरकार की, उस ओर जाता हुआ ये बजट है। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 21वीं शताब्दी का ये दूसरा क्वार्टर है और हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य हमने तय किया है। और विकसित भारत जो हमारी कल्पना में है, स्वास्थ्य उसका एक अहम स्तंभ है और इसलिए स्वास्थ्य पर विशेष दृष्टि सरकार की निरंतर 2014-15 से, जब से हमारी सरकार बनी है, तब से लगातार रही है। अभी आपने बजट के कुछ आंकड़े भी रखे। पिछली बार से हमारे बजट में 9% की वृद्धि है और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के साथ साथ जो हेल्थ रिसर्च का बजट है वो भी बढ़ाया गया है। जहाँ तक एक लॉन्ग टर्म ह्यूमन रिसोर्स की बात है, तो हमारी सरकार ने इस बात पर विशेष दृष्टि रखी है कि आने वाले समय में हमारे पास स्किल्ड मैन पावर अवेलेबल हो और इसलिए दो महत्वपूर्ण घोषणाएं आपने देखा कि हमने एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आने वाले समय में 1.5 लाख की संख्या में तैयार करने का निर्णय लिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि डॉक्टर्स के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर जो प्रेशर है, जो दबाव है, वो हमें कम करना है। और स्वास्थ्य के लिए केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ज़रूरी नहीं होता, हमें साथ में एक ह्यूमन रिसोर्स भी, ट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्स जिसके पास सही स्किल्स हों, वो तैयार करना ज़रूरी होता है। तो एक एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो कम से कम 10 डिसिप्लिन में, जिस पे ऑप्टोमेट्री है, रेडियोलॉजी है, अप्लाइड साइकोलॉजी है और ओटी टेक्नीशियंस हैं, ऐसे बहुत सारे 10 डिसिप्लिन्स के अंदर हम 1.5 लाख एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स तैयार करेंगे। और इसके साथ ही सरकार ने इस बजट में ये भी ऐलान किया है कि हमारे आने वाले समय में हमें अपने हेल्थ का जो केयर इकोसिस्टम है उसे मजबूत करना है। आप देखिए, देश के अंदर बुज़ुर्गों की आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है और ये अनुमान है कि 2050 तक लगभग 34.6 करोड़ बुज़ुर्ग होंगे। तो इतनी बड़ी आबादी जो हमारी कुल आबादी का लगभग 20% होगी। आज हम जिस तरीके के न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम्स में रहते हैं और जहां फैमिली सपोर्ट के अतिरिक्त हमें केयर गिवर्स की ज़रूरत है, उसको ध्यान में रखते हुए आने वाले समय के लिए हमने केयर गिवर्स जो स्किल्ड केयर गिवर्स हो और मल्टी स्किल्ड हों, उसको कम से कम 1 लाख की संख्या में तैयार करने का फैसला किया है। और इसके लिए हमारा जो नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, उसके तहत ये मल्टी स्किल्ड प्रोफेशनल्स तैयार किए जाएंगे और इनके पास इनकी कोर स्किल्स के अलावा बहुत सारी एलाइड स्किल्स होंगी और यहाँ तक कि जो असिस्टिव डिवाइसेस को ऑपरेट करने की जो प्रतिभाएं होती हैं वो भी होंगी। तो बड़ी संख्या में ह्यूमन रिसोर्स तैयार करने में हमारे सरकार का, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स तैयार करने में हमारा फोकस है। हम बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेजेस स्थापित करके, नर्सिंग कॉलेजेस स्थापित करके डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ, इसको भी तैयार कर सकें आने वाले समय के लिए, एक रेजिलिएंट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो भविष्य की ज़रूरतों को पूरा कर सके। इस बजट में ऐसे तमाम प्रबंध किए गए हैं। कोविड ने पूरे विश्व के सामने एक चुनौती खड़ी की थी।
भारत के सामने भी चुनौती थी और उस चुनौती को हमने अवसर में तब्दील कर लिया। लेकिन उसके वो जो चुनौतियां थी उसका स्थायी समाधान ज़रूरी था, देश के लिए भी विश्व के लिए भी। माना जा रहा है कि इस बार के बजट में जिस तरीके से स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया है वो स्थायी समाधान खोजने की दिशा में ही ये बजट है। बिल्कुल सही कहा आपने। कोरोना पैंडेमिक, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपदा में एक अवसर है। कोरोना पैंडेमिक हमें बहुत अहम सबक देकर गई है। कोरोना ने हमें बताया कि हमें केवल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बढ़ाना है, बल्कि हेल्थ के पूरे इकोसिस्टम को मजबूत करना है। यानी जहां एक और आपको नई फैसिलिटीज़ बनाकर तैयार करनी है, उसके साथ साथ जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं उनमें अगर कोई क्रिटिकल गैप्स हैं उसे भी दूर करना है। हमें अपनी डायग्नोस्टिक्स कैपेबिलिटीज़ को भी बढ़ाना है। हमें अपना जो विशेषज्ञों की कमी है उसको भी एड्रेस करना है, डॉक्टर्स की कमी को भी एड्रेस करना है, और कुल मिलाकर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जो रेजिलिएंट हो, जो लचीला हो, जो सार्थक हो। यानी केवल हमें जो तात्कालिक संकट है उसका प्रबंधन नहीं करना है, बल्कि इससे आगे जाकर भविष्य की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमारा हेल्थ केयर सिस्टम तैयार हो, ऐसे प्रबंध इस बजट में किए गए हैं। तो अगर हम एक तरफ आप देखिए कि हम दवाओं को कैसे अफोर्डेबल बनाएं, उससे भी संबंधित घोषणाएं यहाँ पर हैं। ज़िला स्तर पे जो हमारे चिकित्सालय हैं उनमें व्यवस्थाएं कैसे मजबूत हों, इसके भी प्रबंध इस बजट में हैं। इसके साथ हम फार्मा शक्ति के रूप में कैसे उभरें, उसके लिए बायो फार्मा शक्ति मिशन की भी घोषणा की गई है। तो एक बड़ी होलिस्टिक अप्रोच सरकार ने अपनाई है ताकि हम किसी भी भविष्य की आने वाली चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरीके से मजबूत हों। देखने में आया है, वैसे तो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए इस सरकार का 2014 के बाद से ही आयुष पर बहुत ज़्यादा फोकस है। एक तरफ एलोपैथिक के लिए भी प्रावधान किए गए हैं इस बजट में भी और पहले बजटों में भी, और आयुष पर भी फोकस है। नए आयुष केंद्रों की स्थापना, उनको शुरू करना, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। बिल्कुल सही बात है। भारत का जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है वो बहुत पुराना भी है, बहुत मजबूत भी है, और कोविड-19 पैंडेमिक के बाद पूरे दुनिया भर में ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स और ख़ास तौर से आयुष को लेकर एक एक्सेप्टेंस भी बढ़ी है, और भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर भी है। हमारा आयुष मंत्रालय एक अलग मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ही गठित किया, और लगातार इसके बजट में वृद्धि हुई है। 3600 करोड़ से कुछ ज़्यादा इसका बजट हुआ करता था। इस बार आप देखें तो लगभग ये 44 करोड़ से ज़्यादा हो गया, 4400 करोड़ से ज़्यादा हो गया, यानी 20% के लगभग की इसमें वृद्धि है। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे जो आयुष के सिस्टम्स हैं उनको पुनर्जीवित किया जाए, और उसका लाभ आम जनता जो है वो महसूस भी कर रही है, इसका उपयोग बढ़ भी रहा है। 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेस, 3 नए आयुष इंस्टीट्यूट्स भी हमने अनाउंस किए हैं, तो नए इंस्टीट्यूट सेटअप करेंगे। और इसके अलावा भारत सरकार का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, हमने WHO का ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर स्थापित किया है जामनगर में। जी। उसका उच्चीकरण करने का भी इस बजट में ऐलान किया गया है। कुल मिलाकर जो बात मैंने जहाँ से शुरू की कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज दुनिया ट्रेडिशनल मेडिसिन में विश्वास व्यक्त कर रही है, और अभी हमारे कुछ नए FTAs भी हुए हैं, दुनिया के कई बड़े बाजार हमारे लिए खुल चुके हैं। ऐसे में मेडिसिनल प्लांट्स की खेती को बढ़ावा देकर हम फार्मर्स को भी लाभ पहुंचा सकते हैं, और जो हमारे युवा हैं जो इन प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग में लगे हुए हैं उनके लिए भी अवसर है। तो आयुष को लगातार महत्व दिया जा रहा है, और हम आयुष यानी ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन और मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इनके दोनों की जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको एक साथ कन्वर्ज करके अब इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर के एक नए मॉडल की ओर भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और पूरी दुनिया में आज इस बात पर चर्चा है। हमने बीते दिनों एक बहुत बड़ा समिट भी देश में किया था, WHO का 2nd समिट था, जिसमें इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर पे बात की गई थी कि कैसे ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन और मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन को एक साथ लाकर लोगों को अधिक से अधिक पेशेंट्स को लाभ पहुंचाया जा सके। तो मैं समझती हूँ कि एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस भारत ने की है, और इस बजट में आयुष को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री जी ने खासी दृष्टि रखी है। WHO का सहयोग मिल रहा है सरकार को, या फिर भारत सरकार जो है आयुष के क्षेत्र में या पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अधिक
अच्छा कर रही है, इसलिए WHO को मजबूर होना पड़ा भारत की सरकार को सहयोग देने के लिए? वो एक प्रश्न है। देखिए, WHO के 194 मेंबर स्टेट्स हैं और उसमें कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे स्टेट्स हैं जिनके पास ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैं, लेकिन भारत के जितना प्राचीन और मजबूत ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन शायद ही किसी अन्य देश के पास हो। ऐसे में कहीं ना कहीं WHO ने भारत के आयुष सिस्टम की स्ट्रेंथ्स को समझा है और इसलिए उन्होंने ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की यहाँ पर स्थापना भी की। और जो दूसरा हमारा अभी एक बहुत बड़ा दूसरा समिट हुआ, उसमें WHO ने ट्रेडिशनल मेडिसिन के स्ट्रैटेजी को अनाउंस किया, जिसके तहत ट्रेडिशनल मेडिसिन में हमें साइंटिफिक रिसर्च को भी बढ़ावा देना है ताकि उसके लिए एविडेंस जनरेट किया जा सके, और इसके साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे मॉडर्न सिस्टम और ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उनका इंटीग्रेशन करके पेशेंट केयर आउटकम्स को बढ़ाया जा सके, बेहतर किया जा सके, और जो दुनिया भर के हेल्थ केयर सिस्टम्स के ऊपर एक दबाव है, इकोनॉमिक बर्डन है, उसको कम किया जा सके। तो मैं समझती हूँ कि ये भारत के आयुष की ताकत है कि आज पूरी दुनिया और यहाँ तक कि जो सबसे बड़ा हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन है वो भी इसके प्रति आकर्षित हुआ है। एलाइड फोर्स पर जिस तरीके से फोकस किया है, जिसका आपने यहाँ पर जिक्र किया भी है, क्योंकि माना जाता है कि चिकित्सकों की कमी है, विविधता भरा देश है, लेकिन सचमुच में चिकित्सकों से ज़्यादा टेक्नीशियंस की या सपोर्टिव स्टाफ की कमी है। उस कमी की भरपाई इस एलाइड फोर्स से होगी, ये माना जाए। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मैंने पहले भी ये बात कही कि हमारे डॉक्टर्स और अस्पतालों पर बहुत दबाव है जी। आबादी तेज़ी से बढ़ रही है और हमें लगातार बढ़ती हुई आबादी की जो बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करनी है। तो एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल की जितनी बड़ी हमारे देश में मांग है उसके अनुरूप हमारे पास प्रोफेशनल्स आज मौजूद नहीं हैं। इसलिए सरकार ने बहुत ही दूरदृष्टि का परिचय देते हुए एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स पर एक पूरी अपनी जो बजट की प्लानिंग है उसको केंद्रित किया है। 1000 करोड़ का इसमें प्रावधान किया गया है। तो आने वाले समय में 1.5 लाख की संख्या में नए, हमें 5 साल के हम अगर मान के चलें तो बहुत बड़ी संख्या में एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स मिलेंगे अक्रॉस 10 डिफरेंट डिसिप्लिन्स, और उससे बहुत बड़ा लाभ हमारे देश के आम जनता को और मरीजों को मिलने जा रहा है। आपने यहाँ पर पारंपरिक चिकित्सा की भी बात की और आपने कहा कि भारत के पास जो पारंपरिक चिकित्सा का खजाना है वो विश्व में किसी और देश के पास नहीं है, लेकिन प्रमाणीकरण को लेकर प्रश्न उठते रहे हैं पारंपरिक चिकित्सा को लेकर। उस दिशा में भी कुछ प्रावधान इस बजट में रखे गए हैं क्या? देखिए, मैं इस संबंध में बताना चाहूँगी कि एविडेंस जनरेट करना और एविडेंस सपोर्ट करने से जो हमारे आयुष प्रैक्टिसेस हैं उनका अडॉप्शन आसान हो जाता है, और इसमें हमारा जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है वो और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ये दोनों एक साथ मिलके ऐसे बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हैं जिससे आयुष की पद्धतियों की जो एफिकेसी है, जो सेफ्टी है, जो क्वालिटी है, उसको हम स्थापित कर रहे हैं, जिससे इनका ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्शन हो सके और आम जनता को इसका लाभ पहुंच सके। जी, जब हम स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करते हैं, चिकित्सा की बात करते हैं, तो मोटे तौर पर बड़े बड़े अस्पतालों के निर्माण, उनके फाउंडेशन को लेकर चर्चा ज़्यादा होती है, लेकिन क्योंकि भारत जो है गाँव का देश है, देहात और ग्रामीण क्षेत्र बहुत ज़्यादा है भारत में, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा हो कि एक तो दबाव ना पड़े शहरों पर, दूसरा जो है उनको ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को शहरों की तरफ ना भागना पड़े छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर, उसको लेकर भी कुछ विशेष इस बजट में? देखिए, भारत के अंदर ये आपने सच कहा कि हमारी ग्रामीण आबादी की जो स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करने के लिए विशेष प्रयास करने की ज़रूरत है। हमारी सरकार ने देश के अंदर आज 1,80,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर का नेटवर्क स्थापित किया है। और जो आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली जनता की जो स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं हैं, अगर ज़िला स्तरीय फैसिलिटीज़ तक हम उसकी पूर्ति कर देते हैं तो हमारी जो और टर्शरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं उन पर दबाव कम पड़ेगा जी। तो आप देखिए कि हमारे इस बजट में एक बहुत बड़ी घोषणा हुई है ज़िला अस्पतालों में इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर को मजबूत करने के लिए। तो 50% तक उस क्षमता को बढ़ाया जाएगा, जिससे हमारी जो आबादी है वो अपने ज़िले के अंदर ही
जो मरीज़ हैं उनको कहीं किसी टर्शरी हेल्थ केयर फैसिलिटी तक भागकर जाना ना पड़े और इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर की सुविधाएं उन्हें ज़िला स्तर पे ही मिल सकें। मैंने जो आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की आपसे चर्चा की, उसमें आज ये पहले जैसे हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं हैं, आज इनके अंदर एक 12 सर्विसेज का पूरा पैकेज मिलता है। यानी 12 सर्विसेज में आपकी ओरल हेल्थ केयर हो, आई केयर हो और इसके साथ आयुष की प्रैक्टिसेस हो, योगा हो, वेलनेस हो, न्यूट्रिशन हो, मेंटल हेल्थ हो, चाइल्ड हेल्थ हो, मैटरनल हेल्थ हो, ये सारी सुविधाएं जो हैं इसका एक पूरा पैकेज मिलता है। तो ये इसीलिए कि एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो होता है वो ग्रामीण जनता के लिए या शहरी जनता के लिए भी एक सबसे पहला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। तो सबसे पहले उसकी रीच में वो एक छोटी सी फैसिलिटी होती है जिसमें हम 12 एसेंशियल सर्विसेज का पैकेज दे रहे हैं और उससे उनकी जो स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं हैं उनको हम पूरा कर रहे हैं। एक जो पूरे बजट में सबसे बड़ा निर्णय जो है स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर लिया गया है वो है जीवन रक्षक दवाओं के लिए जो इंपोर्ट ड्यूटी वो कम कर दी गई है या हटा दी गई है। वो बहुत बड़ा निर्णय है। बहुत सारे लोगों को जो कैंसर के मरीज़ हैं, कैंसर की दवा का उपयोग कर रहे हैं या फिर जिनको जो है और अन्य जो है बड़ी बीमारियां हो रही हैं, उनके लिए एक बहुत राहत जो है इस बजट ने ला दी है। उसको किस तरीके से समझेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने, ये बहुत ही व्यवहारिक कदम है और स्वागत योग्य फैसला है माननीय वित्त मंत्री जी का, क्योंकि जैसे जैसे हमारी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हैं, जो गैर संचारी रोग हैं और जो हमारे जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियां हैं वो बढ़ रही हैं, जिसमें कैंसर प्रमुख है, इसके अलावा हृदय रोग भी हैं, डायबिटीज़ भी है, बहुत सारे ऐसी बीमारियां हैं। जैसे जैसे इनका बर्डन बढ़ रहा है और एक सामान्य परिवार में हम देख रहे हैं कि अगर कोई दीर्घकालिक इस प्रकार की बीमारी है, मान लीजिए कैंसर है, तो अगर दीर्घ अवधि की है और उसकी दवाएं आप आयातित दवाएं अगर आप उपयोग करते हैं जो महंगी होती हैं, तो एक सामान्य परिवार के लिए जेब पर बहुत खर्च पड़ता है। और इसलिए जब अब हमारी सरकार ने पहले भी जो कैंसर के एंटी कैंसर ड्रग्स हैं उसमें कई दवाओं पर पहले भी बेसिक कस्टम ड्यूटी को एग्जेम्प्ट किया है। अभी हम कुछ दुर्लभ बीमारियों को, रेयर डिजीज को दोबारा ले आए हैं और कुछ और हमारी एंटी कैंसर ड्रग्स हैं जिस पर हमने ऐसी 17 एंटी कैंसर ड्रग्स हैं और 7 रेयर डिजीज ड्रग्स हैं। तो जब उस पर हम इस शुल्क को कम करते हैं तो कम से कम 8 से 10% तक जो उसकी कीमत है उसमें कटौती हो जाती है। तो एक आम परिवार की जेब से होने वाला जो खर्च है उसमें बहुत बड़ी राहत उनको मिलती है। और जहाँ तक एक आम आदमी के खर्च के संबंध में राहत देने की बात है, तो हमारी सरकार ने इस मामले में बहुत प्रगति की है। जब हमने सरकार संभाली थी 2014-15 में, उस वक्त आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, जिसे हम जेब से होने वाला खर्च कहते हैं, वो लगभग 64% हुआ करता था, 64% से भी अधिक हुआ करता था। लेकिन हमने इतने सारे कदम उठाए जिसके कारण आज वो 39% के करीब पहुंच गया है। और वित्त मंत्री जी ने जो अब घोषणा की इस बजट में, जो हमारे 17 कैंसर ड्रग्स और 7 रेयर डिजीज़ के ड्रग्स के भी सीमा शुल्क का एग्जेम्पशन किया है, इसके बाद और भी ज़्यादा इसमें कमी आने जा रही है। तो लगातार जो सरकार का खर्च है वो हेल्थ पर बढ़ रहा है और आम आदमी की जेब से होने वाला खर्च जो है वो घट रहा है। इसलिए आम आदमी हमारे सारे इंटरवेंशंस के, हस्तक्षेपों के केंद्र में है और उसको अधिक से अधिक राहत कैसे पहुंचाई जाए ताकि इस देश का नागरिक स्वस्थ रहे, और स्वस्थ नागरिक ही विकसित भारत के लिए अपना योगदान दे सकता है, अपनी पूरी उत्पादकता के साथ योगदान दे सकता है। ऐसी हमारी सरकार की सोच है और इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। सरकार की एक सोच और भी है, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भर बने, एक शक्ति बने, उसके लिए क्लिनिकल रिसर्च पर ध्यान देना होगा, उस पर खर्च करना होगा, उस पर निवेश करना होगा। उसको लेकर बजट में क्या कुछ प्रावधान है, उसके बारे में? बहुत बड़ी घोषणाएं हुई हैं। फार्मा सेक्टर हमारी एक स्ट्रेंथ रहा है, भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लेकिन अब हमें ग्लोबल सप्लायर से ग्लोबल इनोवेटर बनना है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी घोषणा सरकार ने की है, बायोफार्मा मिशन, बायोफार्मा शक्ति मिशन। ये जो 10,000 करोड़ का इनिशिएटिव है, इसकी इस बजट में ऐलान किया गया है। तो जैसे जैसे देश में जो हमारे एनसीडीज का बर्डन है वो बढ़ रहा है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं,
उसको देखते हुए क्वालिटी और लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ के लिए ज़रूरी है कि हम जो बायोलॉजिकल मेडिसिन्स हैं, जो बायोसिमिलर्स हैं, जिसके लिए अभी हम काफ़ी हद तक दूसरे देशों पर निर्भर हैं, तो हमें आत्मनिर्भरता के मंत्र को अपनाते हुए इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम करना है और हमारी अपनी जो घरेलू क्षमता है इन बायोसिमिलर्स और बायोलॉजिक्स के उत्पादन की, उसको हमें बढ़ाना है। उस दृष्टि से 10,000 करोड़ का ये इनिशिएटिव सरकार ने इसमें ऐलान किया और इससे बहुत बड़ी एक भारत को मजबूती मिलने जा रही है, क्योंकि बायो फार्मा के क्षेत्र में भी हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर उभरे, ऐसी सरकार का विजन है, ऐसी सरकार की दृष्टि है। और इसके साथ ही निरंतर हमारे यहाँ इस बजट में 1,000 के लगभग क्लिनिकल ट्रायल साइट्स के नेटवर्क को भी बनाने की घोषणा की गई है, जिससे तेज़ी के साथ भारत के अंदर रिसर्च को, इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। और मैं समझती हूँ कि बेहद ही महत्वपूर्ण ये घोषणाएं हैं और भारत के आने वाले समय में पूरे फार्मा के परिदृश्य में को बदलने का काम ये हमारी घोषणाएं करने जा रही हैं। आपने फार्मा के परिदृश्य को बदलने की बात कही है और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है एक मूल मंत्र भी है इस सरकार का। फार्मा सेक्टर के लिए अगर ये प्रावधान की बात करें, ईज़ डूइंग ऑफ बिजनेस की बात करें, तो क्या कुछ राहत दी गई है फार्मा सेक्टर को कि वो जो है गुणवत्तापूर्ण दवाइयों का निर्माण भी करें और उनको निर्यात भी कर सकें? देखिए, हमारा जो नेशनल ड्रग रेगुलेटर है सिडेस्को, उसको पूरी तरीके से स्ट्रेंथन करने के लिए और रिवैम्प करने के लिए सरकार ने इस बजट में ऐलान किया है, क्योंकि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमारा जितना मजबूत होगा उतनी हमारी दवाओं की जो क्वालिटी या सेफ्टी या एफिकेसी है उसको लेकर पूरे एक वैश्विक जगत में ज़्यादा भरोसा कायम होगा और उसके एक्सपोर्ट्स को भी प्रमोशन मिलेगा। और मैं समझती हूँ कि इसका लाभ आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था को भी होगा। तकनीक का युग है और तकनीक बहुत सारे क्षेत्रों में लाभदायी भी है, तो उससे मानसिक विकार भी उत्पन्न होते हैं और आने वाले समय में माना जा रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा निवेश करना पड़ेगा या फिर ध्यान देना पड़ेगा। सरकार ने इस बार के बजट में भी इसका ख्याल रखा है, उसको लेकर क्या कहना है? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, क्योंकि आज मानसिक स्वास्थ्य ये कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं रह गई है, बल्कि आप देखिए दुनिया के बहुत सारे देशों के लिए आज ये एक राष्ट्रीय स्तर की चुनौती बन गई है और पूरी दुनिया इस वैश्विक चुनौती को महसूस भी कर रही है। भारत ने भी इस पर चिंता, भारत के अंदर भी ये चिंता का विषय है। 2015-16 में हमारा एक मेंटल हेल्थ सर्वे हुआ था, नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे, जिसमें ये पाया गया था कि भारत में प्रत्येक 10 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के मानसिक तनाव से या मानसिक विकार से जूझ रहा है। और ऐसे में ज़रूरी है कि हम फिजिकल हेल्थ के साथ साथ, यानी शरीर की तंदुरुस्ती के साथ साथ मन की जो तंदुरुस्ती है उस पर भी अपनी दृष्टि केंद्रित करें। तो आज एक ये बहुत बड़ा ट्रीटमेंट गैप जो एग्जिस्ट कर रहा है कि ज़्यादा संख्या में लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के विशेषज्ञों की, प्रोफेशनल्स की आवश्यकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति करना अब ज़रूरी हो गया है। हम मेंटल हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाएं, जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे अपग्रेड भी करें, बड़ी संख्या में मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स बनकर तैयार हों और जो हमारे रेगुलर हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनके पास भी जो बुनियादी स्किल्स होनी चाहिए जिससे वो मेंटल हेल्थ की जो समस्याएं हैं उसमें एक मरीज़ की मदद कर सकें। अभी तक हमारे पास सिर्फ एक इंस्टीट्यूट था बेंगलुरु में, निम्हांस, जिसका क्लिनिकल केयर से लेकर, रिसर्च से लेकर एजुकेशन में बहुत बड़ा योगदान है, लाखों लोग लाभान्वित होते हैं। हमने अपने देश की बढ़ती हुई आबादी और इस बढ़ती हुई आबादी के साथ जो एक बहुत बड़ी मानसिक स्वास्थ्य की चुनौती हमारे सामने खड़ी है और किस तरीके से ट्रीटमेंट गैप है, उसको ध्यान में रखते हुए उत्तर भारत के अंदर एक दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस निम्हांस 2.0 बनाने की घोषणा की है, जो एक बहुत बड़ा कदम होगा, क्योंकि उत्तर भारत की जो आबादी है उसके पास ऐसी कोई बड़ी इंस्टीट्यूशन नहीं है जहां वो मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं का समाधान ढूंढ सकें। तो एक बहुत ही क्रांतिकारी घोषणा है सरकार की। और इसके साथ ही हमारे तेजपुर और रांची में जो पहले से मेंटल हेल्थ के इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें अपग्रेड करने की और उन्हें और बेहतर बनाने की भी घोषणा हमारे इस बजट में की गई है। क्या इसमें शिक्षा मंत्रालय का भी सहयोग चाहिएगा?
मैं देखता हूं कि साइकोलॉजी पढ़ने वालों की संख्या, छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे कॉलेजेस जो है इसको पढ़ाने वाले कॉलेजेस थोड़े कम हैं। क्या इन कॉलेजेसों की संख्या बढ़ाई जाए या जो हमारे कॉलेजेस हैं उनमें ही ये विषय जो है इंट्रोड्यूस किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चे जो हैं इस विषय को पढ़ सकें, समझ सकें और जो है एक कह सकते हैं कि हमारा निवेश जो है इस क्षेत्र में मजबूत हो सके। निश्चित रूप से शिक्षा मंत्रालय की क्या योजना है इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ। मैंने पहले भी इस बात को कहा कि आने वाली हमारी आबादी की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के दृष्टिगत हमें बड़ी संख्या में मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स चाहिए, और इसलिए अगर ऐसे कोर्स करिकुलम इंट्रोड्यूस होंगे तो हमारे पास ज़्यादा बड़ी एक ह्यूमन रिसोर्स भी होगी, और हमारी आबादी की जो ज़रूरतें हैं एक बढ़े हुए ह्यूमन रिसोर्स के साथ हम उन आवश्यकताओं की बेहतर पूर्ति भी कर पाएंगे। तो साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी हो या मेडिकल साइंस में हम साइकेट्री है, ऐसे तमाम विषय हैं कि जिनको अगर हम शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम इसमें लाते हैं नए युवाओं को, तो इसका निश्चित रूप से देश को फ़ायदा होगा। अगर बात करें तो इस बजट में मेडिकल टूरिस्ट को भी आकर्षित करने का प्रावधान है, वो कितनी बड़ी घोषणा है? इस बजट में सरकार ने मेडिकल वैल्यू टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक बहुत बड़ा ऐलान किया है जी। हम 5 ऐसे रीजनल मेडिकल हब्स बनाने जा रहे हैं जहां पर एक इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स में क्लिनिकल केयर, एजुकेशन और रिसर्च तीनों सुविधाएं एक साथ मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये 5 रीजनल हब्स स्टेट गवर्नमेंट्स और प्राइवेट सेक्टर के कोलैबोरेशन से स्थापित होंगे। और भारत सरकार की ये सोच है कि बड़ी संख्या में हमारे यहाँ मेडिकल टूरिस्ट आते रहे हैं, लेकिन कोई एक हमारे पास स्टैब्लिश्ड फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत थी। अब जब ये एक फ्रेमवर्क तैयार होगा जिसमें राज्य सरकारें प्राइवेट सेक्टर के साथ इन्वॉल्व होंगी, तब हमारे इस प्रयास को ग्लोबल रिकग्निशन भी मिलेगा और भारत में आने वाले जो हमारे मेडिकल टूरिस्ट हैं उनकी संख्या भी बढ़ेगी। और भारत सरकार की सोच ये है कि इस प्रयास के माध्यम से दुनिया के नक्शे पर भारत को एक मेडिकल टूरिस्ट हब के रूप में हमें स्थापित करना है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी कभी छोटा तो सोचते ही नहीं हैं, वो हमेशा ग्लोबल सोचते हैं, बड़ा सोचते हैं, और भारत दुनिया में एक ऐसे पोजीशन पर वेल पोजीशन्ड है भी मेडिकल टूरिज्म के लिए, और एक मेडिकल टूरिस्ट हब के रूप में और तेज़ी से उभर कर आए, इस दिशा में ये ऐलान बहुत ही स्वागत योग्य है। प्रधानमंत्री ने एक संकल्प लिया है 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का भारत को। क्या माना जाए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश करने के आधार पर ही भारत आने वाले समय में विकसित राष्ट्र बन पाएगा, और उसी दिशा में ये बजट भी आया है। मैं बिल्कुल ये बात आपकी कहना चाहूँगी। मैंने देखा है मेरी सरकार को इन बीते 12 वर्षों में स्वास्थ्य को पिछली सरकारों में इतना महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन हमारी सरकार ने इन 12 वर्षों में लगातार स्वास्थ्य को महत्व दिया है। कभी 36,000 करोड़ मात्र इसका बजट हुआ करता था, आज हम 1,06,000 करोड़ पर आ चुके हैं। हम नई स्वास्थ्य नीति लेकर आए जो 15 साल के गैप के बाद आई, यानी हमने स्वास्थ्य के प्रति जो पूरा दृष्टिकोण है उसको बदल दिया। हमारे लिए स्वास्थ्य अब केवल क्यूरेटिव केयर नहीं है, हमारे लिए स्वास्थ्य कॉम्प्रिहेंसिव केयर है, और इसके कई अहम पिलर्स हैं। यानी हमें प्रिवेंशन पर भी ध्यान देना है, प्रमोशन पर भी ध्यान देना है, क्यूरेटिव केयर भी देखना है, रिहेबिलिटेटिव और पैलिएटिव केयर भी देखना है। और हर एक स्तंभ पर हमारी सरकार ध्यान दे रही है। हम एक और हेल्थ केयर के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ा रहे हैं, हम देश में ह्यूमन रिसोर्स को भी बढ़ा रहे हैं, यहाँ तक कि स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो अन्य महत्वपूर्ण कारक हैं, जैसे कि हमने गरीब कल्याण की जो योजनाएं चलाई, अगर हम गरीबों को घर दे रहे हैं, पीने का स्वच्छ जल दे रहे हैं, स्वच्छ ईंधन दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, या हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित कर रहे हैं, तो कहीं कार्बन एमिशंस को कम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस सब का जो असर है वो स्वास्थ्य पर ही पड़ता है। तो जब तक हमारे देश के नागरिक स्वस्थ नहीं होंगे, तब तक वो अपनी 100% एफिशिएंसी के साथ देश की विकास की यात्रा में योगदान नहीं दे पाएंगे। और इसलिए स्वास्थ्य को दुरुस्त रखना, देश की सेहत को दुरुस्त रखना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा नैतिक दायित्व है, हमारी सरकार इसके प्रति प्रतिबद्ध है, और स्वस्थ भारत से ही विकसित
भारत का मार्ग प्रशस्त होगा, ऐसा हमारा मानना है। जी हाँ, आपका मानना है और आपके मानने के साथ ये राष्ट्र चलेगा और इस बजट में जो प्रावधान है सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे देशवासी, ऐसी हम आशा करते हैं। आपने समय निकाला संसद टीवी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल विशेष संवाद कर रही थी हमारे साथ और इस विशेष संवाद में आपसे एक और नई विभूति से मिलवाएंगे, लेकिन फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए। बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।